हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम। तो स्वागत है सभी लोगों का इस सेशन में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, जिसे हम NIPU 2026 कहते हैं, फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि यह नीति क्यों लाई गई है, क्या कारण है इस नीति को लाने का और की फीचर्स क्या है इस नीति के, सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, तो ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, यूरिया का नाम सभी ने सुना होगा। यूरिया में 46% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है और यूरिया सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। यानी कि जो भारत के किसान हैं वो यूरिया को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का कंजप्शन प्लांट ज्यादा करते हैं तो हमें ज्यादा यूरिया डालनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा सॉलिड फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। साथ ही साथ में इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस उर्वरक में लगभग 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, इस बात को याद रखेंगे। ये एक सफेद क्रिस्टलीय और कार्बनिक रासायनिक और यौगिक है। कार्बनिक का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर आप यूरिया के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा यूरिया के बारे में पढ़ोगे, तो यूरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है NH2CONH2। ठीक है, तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखोगे तो कार्बन होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बनिक उर्वरक बोला जाता है। इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी, 46%। ठीक है, इसे हम इसका बेसल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि बुवाई के समय भी दे सकते हैं और बुवाई के बाद खड़ी फसल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत के किसान सबसे ज्यादा किस नाइट्रोजनस उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखेंगे यूरिया का। तो अब देखिए, जितना ज्यादा ये प्रयोग होगा, जितना ज्यादा इसका प्रयोग किया जाएगा, उतना ही ज्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी और उतना ही ज्यादा जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा। जितना ज्यादा कंजप्शन होगा, उसमें जितना हम अपने भारत यानी अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ है वो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम थोड़ा एक एक पॉइंट करके जानते हैं। इस जो नई नीति लाई गई है, ये जो राष्ट्रीय निवेश नीति फॉर यूरिया लाई गई है, इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे CCEA कहा जाता है, ने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के प्रस्ताव पर नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 फॉर आत्मनिर्भर भारत को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली नई गैस आधारित जो यूरिया है उसके उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना, साथ ही साथ में घरेलू यानी डोमेस्टिक यूरिया का उत्पादन में वृद्धि, यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, साथ ही साथ में आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत देश की उर्वरक सुरक्षा को जो है वो सुदृढ़ बनाना या स्ट्रेंथन करना। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें वार्षिक मांग की यूरिया की, तो वार्षिक मांग जो है वो है 40 मिलियन टन। तो मतलब कि एक साल में लगभग यूरिया की कितनी मांग होती है, 40 मिलियन टन होती है, जिसमें घरेलू उत्पादन जो है वो है 30 मिलियन टन। कितना है, 30 मिलियन टन। अब देखिए, 40 की मांग है, हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 30 मिलियन टन। अब हमें मंगाना कितना पड़ता है, 10 मिलियन टन जो है वो मंगाना पड़ता है। उसके लिए हमें फॉरेन रिजर्व को खर्च करना पड़ता है। अगर मान लो दो कंट्री आपस में युद्ध भी कर लेती, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज अभी बंद हो गया था, तो उसकी वजह से, अभी भी शायद बंद है, अब वो देख लेना अपना, ठीक है, उसकी वजह से जो यूरिया का इंपोर्ट है वो भी अफेक्ट होता है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो भारत के किसान जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसमें बेसिकली क्या है, नई गैस आधारित यूरिया की उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली क्या करना है, जो गैस बेस्ड प्लांट हैं ये इनको बढ़ाना है, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश करना है, जिससे क्या हो कि यूरिया का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए। अब गैस बेस्ड ही क्यों, क्योंकि देखा जाए तो यूरिया का जो मतलब यूरिया बनाने के लिए जो सबसे कच्चा माल लगता है वो लगता है नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस बेसिकली क्या होती है, एनर्जी इफिशिएंट होती है, उत्पादन लागत कम होती है, प्रदूषण अपेक्षाकृत इसमें कम होता है, साथ ही साथ में यूरिया की गुणवत्ता जो है वो बेहतर होती है। तो इसीलिए इस नई नीति में केवल गैस बेस्ड यूरिया प्लांट को ही बढ़ावा दिया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला, लक्षित उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो टारगेटेड कैपेसिटी एडिशन जो है वो किया गया है इसमें। तो कहने का मतलब ये है, इसमें देख लेते हैं, इस नीति में लगभग 8 से 9, ध्यान रखेंगे इस नंबर को, 8 से 9 नई गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक संयंत्र यानी प्रत्येक प्लांट से लगभग 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का वार्षिक उत्पादन होने की अपेक्षा है। मतलब कि इतना टारगेट रखा गया है कि एक से लगभग इतना हमें यूरिया जो है वो मिल जाएगा। इससे कुल मिलाकर भारत की घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में 10 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यानी कि 30 तो हम करते ही करते हैं, अब 10 मिलियन टन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। एक बार हम इसके रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। जो आपकी यूरिया नीति थी 2012 की, ठीक है, उसमें क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो पूर्व न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की तुलना में जो NIPU 2026 है, इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। जैसे सबसे पहला है कॉस्ट सेपरेशन, लागत का पृथक्करण। अब लागत का पृथक्करण का क्या मतलब है, पहले सब्सिडी तय करके फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग स्पष्ट रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अलग और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अलग होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, सब्सिडी की जो गणना होगी वो अधिक ट्रांसपेरेंट होगी। सब्सिडी की गणना जो है वो अधिक ट्रांसपेरेंट होगी। दूसरा है एश्योर्ड रिटर्न, यानी सुनिश्चित प्रतिफल। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी कंपनी तभी निवेश करेगी जब उसे उचित लाभ मिलेगा। ऑब्वियसली अगर हमें लाभ नहीं मिलेगा, हमें बेनिफिट या हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार ने तय क्या किया, इसीलिए मिनिमम रिटर्न 12% रखा मिनिमम, और अधिकतम जो है कितना रखा, 16%। अब इससे क्या होगा कि जितने भी निवेशक हैं उनको भरोसा मिलेगा और नई कंपनियां जो है वो निवेश करेंगी। इसके बाद और क्या रिफॉर्म्स हैं, फॉरेक्स रिस्क मिटिगेशन, यानी कि विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण। अब इसका क्या मतलब होता है, यूरिया प्लांट लगाने के लिए कई मशीनें और कई उपकरण जो है वो हमें विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। अगर मान लो डॉलर महंगा हो जाए तो परियोजना की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। अब परियोजना की लागत ना बढ़े, इस जोखिम को कम करने के लिए क्या किया गया, 4 साल, कितना, 4 साल, मतलब 4 ईयर, 4 साल जो है के बाद फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सचेंज रेट के आधार पर INR यानी कि भारतीय रुपए में बदल दिया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे कंपनियां जो है वो विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ जो है और क्या है, फाइनेंशियल वायबिलिटी यानी वित्तीय व्यवहार्यता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, नई नीति के कारण क्या हुआ है, नई नीति प्रत्येक नए प्लांट में, याद रखना, प्रत्येक नए प्लांट में 250 करोड़ से अधिक बचत होने का अनुमान है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इससे परियोजनाएं जो है वो अधिक लागत होंगी, ये यहां पर नंबर दिया गया है। इसके बाद दिया है इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जो प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट और जो कोऑपरेटिव क्षेत्र हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव क्षेत्र हैं, तीनों को समान प्रोत्साहन यानी आइडेंटिकल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या मिलेंगे। ठीक है, किसी एक क्षेत्र को विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट को लाभ दे दिया जाए, गवर्नमेंट को लाभ दे दिया जाए या कोऑपरेटिव को लाभ दे दिया जाए। सबको जो है वो लेवल पेइंग फील्ड जो है वो सुनिश्चित करना है। चलिए, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, ये बात हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है डिमांड सप्लाई गैप को पाटना, मतलब ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप। यूरिया भारत में सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला उर्वरक है, सबको पता है, जिसकी मांग प्रतिवर्ष लगभग 5% की दर से बढ़ रही है। मतलब कि हर साल जो है 5% की जो रेट है वो बढ़ रही है। इस हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने ये फिर कदम उठाया है। भारत में यूरिया की वार्षिक मांग लगभग 40 मिलियन टन है। ठीक है, जबकि 33 संचालित
जो संयंत्र हैं, ठीक है, यानी ऑपरेशनल प्लांट हैं, से घरेलू उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन किया जाता है। मतलब कि हमारे भारत में 33 जो है रनिंग प्लांट हैं जिनसे यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है, और कितना हो रहा है, 30 मिलियन टन हो रहा है। अब गैप कितने का, डेफिसिट कितने का है, 10 मिलियन टन का। अब 10 मिलियन टन का गैप है। अब 10 मिलियन टन हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देश से हमें मंगाना पड़ता है। जैसे अभी जब वॉर चल रहा था उस समय चाइना ने भी मना कर दिया था कि भारत को जो मल्टी न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर हैं या सिंगल न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर हैं, जिसे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर कहते हैं, वो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट था, है ना, वहां से जो एक्सपोर्ट करते थे चाइना वाले भारत में, यानी हमारा जो इंपोर्ट था वो बंद कर दिया था। ठीक है, ठीक। तो ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है कि हम दूसरे देश से आयात करते हैं। तो अब जो NIPU 2026 है, इसका उद्देश्य क्या था, ये इस डेफिसिट को पूरा करना, इस डेफिसिट की यानी इस कमी को भरना। तो 10 मिलियन टन नई उत्पादन क्षमता को जोड़कर मांग आपूर्ति अंतर यानी डिमांड सप्लाई गैप को कम करना तथा आयात पर निर्भरता को घटाकर भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। जैसे हमने एक सेशन किया था आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ये हमने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस किया था, क्योंकि उसमें भी यही हो रहा था कि जैसे हम पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, फिर हम सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो जितना प्रोडक्शन हम कर रहे थे वो सबसे टॉप पे था, उससे ज्यादा टॉप पे हो गया कंजप्शन। अब जितना मान लो प्रोडक्शन ये था, कंजप्शन ये था, अब ये गैप कहां से बने, फिर हम इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे थे, तो फिर ये मिशन लाया गया। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, जो कि हम ऑलरेडी आपका कवर कर चुके हैं। चलिए, ये हो जाएगा। अब एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस फ्रेमवर्क, पूर्व नीति की समाप्ति, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो NIP था 2012, इसके तहत 6 नई यूरिया इकाइयों की स्थापना हुई थी, यानी 4 PSU ज्वाइंट वेंचर थे जिसमें 2 प्राइवेट एंटिटीज थी, ठीक, जो कि अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसके समाप्त होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने कई नई निवेश प्रस्ताव यानी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्राप्त हुए, जिससे एक नए संरचित नीति ढांचे स्ट्रक्चर पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस हुई। इस वजह से इसको लाया गया, क्लियर है? एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा सभी को। पढ़ क्यों नहीं रहा? राइट है। अब देखिए जो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन एक बार देख लेंगे। भू राजनीतिक प्रावधान कौन से हैं? आयातिक यूरिया तथा लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत की अधिक निर्भरता उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता बनाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के बंद होने या उसमें अस्थिरता आने से इनपुट लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे देश की उर्वरक उपलब्धता जो है और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो कच्चा हमें गैस भी मंगानी पड़ेगी ना, रॉ नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब से ये यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है। चलिए, बाकी ये सेशन यही खत्म होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट। बाकी करंट अफेयर और स्कीम का सेशन जो है वो डेली आपका चलता है इसी चैनल पर सुबह 10 बजे, यानी दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम्स चैनल पर। तो ये थी आपकी न्यू पॉलिसी यूरिया के लिए, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, बेसिकली भारत को यूरिया प्रोडक्शन में या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।